अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि ये दिन आपके लिए बहुत ही खूबसूरत होगा। ये मैं रोज कहती हूं तो लोग कहते हैं कि आपको हर दिन ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट हर नया दिन हमें एक तरह से मुतवज्जा करता है शुक्रगुजारी की तरफ, क्योंकि कितनी चीजें हैं जो हमें बिन मांगे मिली हुई हैं और ये बड़ा अहम है कि हम उनकी कदर करें। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि किसी चीज की कमी थी ये उस वक्त तक पता नहीं चलता जब तक वो हमारी जिंदगी में आ नहीं जाती, लेकिन किस चीज की कितनी कदर थी ये भी कभी कभार पता नहीं चलता जब तक वो चीज हमसे रुखसत नहीं हो जाती। तो जो नेमतें आपके पास हैं, जिन चीजों को आप बिन मांगे एंजॉय करते हैं, अल्लाह ताला ने आपको नवाजी भी हैं, उनकी कदर करना सीखिए। अब जी जरा आज के प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हम कहते हैं ना नेमतों का जिक्र आता है तो खाने पीने की अशिया, क्योंकि कितने ही लोग हैं दुनिया में जिनको खुराक पूरी नहीं मिलती। आपने हाल ही में देखा होगा कि हुकूमत की तरफ से बाकायदा इस पे कैंपेन चल रही है कि बच्चों में अगर देखा गया है 50% बच्चों में खून की कमी पाई जाती है, और यही नंबर अगर खवातीन की तरफ देखा जाए तो बलूगत की उम्र पर पहुंचते हुए 60% खवातीन पाकिस्तान में खून की कमी और नशोमनुमा की कमी का शिकार हैं। यानी अपना पेट भरना है, 2 वक्त की रोटी खानी है, 2 वक्त की रोटी के लिए आमदन इकट्ठा करनी है, तो ये चीजें अगर आपके पास मैसर हैं तो खुदारा उनकी कदर करें। हम बार बार इस प्रोग्राम में आपको ये सेगमेंट सिखाते हैं जिसमें फूड वेस्टेज की बात की जाती है। हम यही नहीं कि हमारे पास खुदा न खास्ता ग़िज़ा की किल्लत है, हमने ग़िज़ा को गैर ज़रूरी हम उसकी क्वांटिटीज़ लेते हैं, प्रोपोर्शन ज़्यादा होते हैं और उनको हम वेस्ट भी करते हैं। लेकिन आपको आज ज़रा प्रोग्राम की शुरुआत में हमारी बड़ी मनपसंद डिश है, बड़ी कॉमनली आप उसको नज़र न्याज में भी देखते हैं, इसके अलावा ख़ास तकरीबात से, इज्तिमाआत से भी उसको मंसूब किया जाता है और बड़ी मेहनत से बनाई जाती है। मैं बात कर रही हूँ हलीम की। उसकी ज़रा हम बैकग्राउंड में जाएंगे कि ये दरअसल कहाँ से शुरू हुआ। बर्रे सग़ीर में जो इसकी रिवायत आपको नज़र आती है, कुछ लोग कहते हैं जी 12 मसालों की हलीम, ये क्या है? इसमें गोश्त और दाल का प्रोपोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वरना आपकी हलीम कहीं दलीम ना बन जाए। तो जरा दिखाते हैं आपको इसके बारे में एक रिपोर्ट एंड विल बी राइट बैक जी। और सुबह सुबह हलीम का जिक्र होते ही आई एम श्योर मुंह में पानी आ गया, क्योंकि जिस घर में भी हलीम अगर बनती है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि वक्त क्या हो रहा है, चाहे नाश्ते का वक्त हो, दोपहर के खाने का वक्त हो या रात के खाने का वक्त हो, लोग हलीम ही खाना चाहते हैं। आप बल्कि मुझे मेरे सोशल पे भी बता सकते हैं कि आप हलीम वैसे ही सिर्फ चमचे से या उसके तमाम लवाजमात के साथ खाना पसंद करते हैं या नान और रोटी होना लाजमी है। इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे। आज बड़े दिलचस्प मौजूआत हैं हमारे पास। सबसे बढ़कर ये कि हम जी सेविंग्स करने में कुछ लोगों की किस्मत इतनी खराब होती है कि वो सोना खरीदते हैं तो सोने की कीमत गिर जाती है। फिर किसी ने कहा कि प्लॉट खरीद लो तो प्रोजेक्ट रैप अप हो जाता है, या फिर वहां पे पानी भर जाता है, जो भी आपकी किस्मत हो। और तीसरा ये कि कोई कह दे कि अपने पैसों को डॉलर में बना के रख लो, तो वो भी इस वक्त खतरे से खाली नहीं है। ये मैं क्यों कह रही हूँ ये मैं आपको बताऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं दुनिया की सबसे डोमिनेंट और सबसे मजबूत मानी जाने वाली करेंसी यानी US डॉलर्स की। कहा जा रहा है कि इसकी जो एग्जॉर्बिटेंट डोमिनेंस थी उसका शायद दौर खत्म होने वाला है कुछ लोगों के मुताबिक, और कई रिपोर्ट्स इसके ऊपर शाया की गई हैं। एनालिस्ट ये मानते हैं कि 2021 तक डॉलर की कीमत में हो सकता है 35% तक इसकी कदर में कमी आ जाए। इसकी वजूहात क्या हैं और इसका क्या असर पड़ सकता है दुनिया भर के ट्रेड के ऊपर, दुनिया भर की मार्केट्स के ऊपर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना की माशी तबाहकारियां आलमी मंजरनामे पर बुरी तरह असरअंदाज हो रही हैं और अब आलमी तिजारत में डॉलर की इजारादारी का खात्मा भी नजर आ रहा है। तेल बरामद करने वाले बेशतर खलीजी ममालिक तिजारती घाटे के पेश नजर आलमी तिजारत में अमरीकी डॉलर की इजारादारी के खात्मे के ख्वाहिशमंद हैं। माहिरीन के मुताबिक भी आइंदा बरसों में अमरीकी डॉलर का असर रसूख खत्म होता दिखाई दे रहा है। डॉलर के तसल्लुत के मुमकिन खात्मे और उसके मुहर्रिकात क्या हैं? क्या इस वक्त अमरीकी डॉलर अपनी असल सूरत हाल को छुपा रहा है? 2021 में डॉलर की कदर 35% तक गिरने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जी जनाब, देखिए आपने ये रिपोर्ट, एक बहुत ही लंबा दौर रहा है जिसके अंदर इस तवील अरसे में US डॉलर ने पूरी दुनिया पे एक तरह से अपनी बादशाहत कायम की हुई थी। लेकिन क्या अगर इसका इख्तिताम होता है तो इसका वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, पाकिस्तान की मईशत पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हैं हसन खावर। अस्सलाम वालेकुम हसन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग।
जी, अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग साल है, इंटरेस्टिंग वक्त है। एक तो पूरी दुनिया को पेंडेमिक का सामना है, ग्लोबल डेट क्राइसिस सामने लूम कर रहा है, फिर अमेरिका में सदारती इंतखाबात भी हैं। क्या आप भी ये जो स्टडीज पॉइंट आउट कर रही हैं कि 35% तक डॉलर की कदर में कमी आ सकती है, इसको आप भी यू ऑल्सो सी इट हैपनिंग दैट वे? जी सिद्रा, देखें, डॉलर ने अब नीचे आना है बिल्कुल, और एडजस्ट होना है। और उसकी वजह यह है कि जो अमेरिकी हुकूमत है उनका कर्जा बहुत ऊपर चला गया, और पेंडेमिक की वजह से उन्होंने जो बहुत बड़ा एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज दिया है, जाहिर है कि उससे उनकी इकोनॉमी में एक डेंट पड़ा है, उससे उनको फायदा भी हुआ है। उनकी जो रिकवरी है वो काफ़ी फास्ट है, और उन्होंने उसका इम्पैक्ट काफ़ी कम किया है जो कोरोना का इम्पैक्ट था, लेकिन उसका असर बहरहाल उस पर आएगा। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि देखिए, जो अमेरिका के जो सेविंग्स रेट हैं वो इस वक्त बड़े अरसे बाद नेगेटिव में गए हैं, और उसकी वजह ये है जो यूएस हुकूमत ने, यूएस गवर्नमेंट ने ये पैसे खर्च किए हैं। उसके साथ उनका फिस्कल डेफिसिट भी एक्सपैंड कर रहा है, तो उनको जो है ना पूरी दुनिया से इस वक्त बोरो करना पड़ रहा है उस डेफिसिट को प्लग करने के लिए, और उसकी वजह से लगता ये है कि अब उनकी जो करेंसी है वो डाउनवर्ड एडजस्ट करेगी। और लोगों ने ये 35% का इसलिए दिया है कि उन्होंने पिछले 3-4 एग्जांपल्स देखी, 70s, 80s, और फिर ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसमें ये तकरीबन 32% तक नीचे गया था। लेकिन इस दफ़ा जो है वो फिस्कल डेफिसिट भी पहले से ज़्यादा है, और मैंने आपको बताया कि इनका जो सेविंग्स रेट है, नेट डोमेस्टिक सेविंग्स, वो भी नहीं है। अच्छा, इसमें सॉरी आपकी बात को इंटरजेक्ट कर रही हूँ, मुझे बताएं कि चीन और अमेरिका के ताल्लुकात लोगों से ढके छुपे नहीं है। पिछली एक दिहाई से हम देख रहे हैं कि इनमें एक इकोनॉमिक कोल्ड वॉर सी चल रही है, और एक दूसरे को नीचा दिखाने की जंग भी है, और एक दूसरे की इकोनॉमी को स्लो डाउन करने के लिए भी हरबे अपनाए जा रहे हैं। ये जो डॉलर की कदर में कमी का इंदिया दिया जा रहा है, इससे चीन को और खास तौर पर वर्ल्ड ट्रेड पे इसके क्या असरात पड़ेंगे? देखिए, दो इसकी बातें हैं। एक तो जो यूएस डॉलर की हैसियत है वो है ग्लोबल यानी कि करेंसी की हैसियत से, और दूसरा आपने वर्ल्ड ट्रेड की बात की है जी। अगर डॉलर की कीमत गिरती है तो जाहिर है कि दुनिया का जो कॉन्फिडेंस डॉलर के अंदर है वो थोड़ा सा शेक होगा, और ऑल मूवमेंट चल रही है। यूरोपियन यूनियन अपना एक वो यूरोपियन फिस्कल पॉलिसी बना रहे हैं, चाइना ये कोशिश कर रहा है कि जो उसको भी एक ग्लोबल करेंसी की हैसियत दी जाए। तो जाहिर जो लोग उस तरफ माइल हो रहे हैं वो थोड़ा सा और उस तरफ जाएंगे कि देखें डॉलर भी डिवैल्यू हो सकता है। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी उसकी पोजीशन वीक होगी। बिल्कुल। अब ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं तो देखिए, जब यूएस फॉर एग्जांपल अगर उसकी करेंसी नीचे जाती है तो आपको पता है कि डीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स पे जाता है, और आपकी एक्सपोर्ट जरा कंपेटिटिव होती है। तो अगर डॉलर डीवैल्यू होगा तो यूएस को थोड़ा सा उसका फायदा भी होगा, और अगर हम अपने हिसाब से देखें तो यूएस डॉलर के नीचे जाने का हमें भी कुछ फायदा होगा। उसकी वजह यह है कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज बैलेंसेस हैं, रिजर्व्स हैं, वो सारे यूएस डॉलर्स के अंदर हैं। हम अपनी जो एक्सपोर्ट और करंट अकाउंट का बैलेंस है वो डॉलर्स में बुक करते हैं, तो हमारी पूरी दुनिया को जो एक्सपोर्ट्स होंगी उससे जो ज़र मुबादला आएगा सिद्रा, वो उसकी डॉलर वैल्यू बढ़ेगी। और अच्छा हसन, इसका कर्जों पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह कहा जा रहा है कि बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोरोना पैंडेमिक के बाद जो सबसे बड़ा खतरा दुनिया को लाहक है इस वक्त वो है एक ग्लोबल डेट क्राइसिस, क्योंकि हर रियासत ने, हर हुकूमत ने अपने लोगों को, अपनी आवाम को रिलीफ दिया है बिजनेसेस को स्टेबल रखने के लिए। IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी बड़े बड़े कर्जे दिए हैं। अगर यूएस डॉलर डी वैल्यू होता है तो इन कर्जों पे और ग्लोबल डेट पे इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल दें, और पाकिस्तान को जो डेट स्टॉक है, एक्सटर्नल डेट, वो ज्यादातर डॉलर डिनोमिनेटेड। जब वो डॉलर डिनोमिनेटेड होगा और अगर डॉलर डी वैल्यू होता है तो जाहिर है कि हम जो उसको लोकल प्राइस से बुक करते हैं हमारे लिए वो थोड़ा सा कम होगा। और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपका जो ज़र मुबादला आ रहा है उसकी वैल्यू डॉलर टर्म्स में जरा बढ़ जाएगी। सही। तो मेरे ख्याल में कि हमारे कर्जे के ऊपर तो उसका फेवरेबल असर होगा पाकिस्तान की हद तक। और दुनिया भर में अगर आप देखें तो ज्यादा डेट स्टॉक जो एक्सटर्नल डेट्स का है वो यूएस डॉलर में है, तो वो थोड़ा सा उसमें रिलीफ मिलेगा। लेकिन फिर हमारी इनकम जो है उसकी तरफ भी अगर देखा जाए तो हम एक्सपोर्ट्स पे रिलाय करते हैं, रेमिटेंसेस पे रिलाय करते हैं, तो आमदन भी तो घट जाएगी हसन, फिर क्या करेंगे? जी देखिए, हमारी जो एक्सपोर्ट्स यूएस को हैं वो साइजेबल हैं, लेकिन हम बाकी दुनिया को भी, यूरोप को भी काफी कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना को भी कर रहे हैं। हमारी जो रेमिटेंसेस हैं वो रेमिटेंसेस आ रही हैं मिडिल ईस्ट से। सही। तो इस
से हमारी इनकम पे असर कम पड़ेगा और दूसरी साइड पे असर ज्यादा हो। ठीक है। अच्छा, एक और बात जो आपने जिस तरह कहा कि डॉलर को एडजस्ट होना है, तो लोग कहते हैं कि इतने अरसे तक जो इनकी एग्जॉर्बिटेंट डोमिनेंस रही वो पेट्रो डॉलर भी इसकी वजह थी। मिडल ईस्ट में जो इस वक्त नई सूरत हाल डेवलप की है, सऊदीया का एक तरह से रिकग्निशन ऑफ इजराइल और दूसरे ममालिक का भी जिसमें यूएई भी शामिल है, इसका क्या असर पड़ रहा है? क्या पेट्रो डॉलर को ही मुस्तहकम करने की कोशिशें हैं ये? देखिए, ये तो एक बिल्कुल लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स है। जो ग्लोबल चेस बोर्ड है वो इस वक्त रीएडजस्ट हो रहा है। सही। हमने ये देखा, आपने कुछ बात की, उसके अलावा भी आपने देखा कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक कशमकश है, अफगानिस्तान का एक पीस प्रोसेस चल रहा है। सही। चाइना जो है उनकी एक कोल्ड वॉर ऑफ सॉर्ट्स जो है वो चल रही है। तो इसमें जाहिर है कि जो बुनियादी तौर पे जो सबसे पहला पर्पस होता है वो तो मईशत होती है, चाइना के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, और दूसरे नंबर पे उनका ग्लोबल कंट्रोल है। तो ये अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो शायद मैं और आप आज नहीं बता सकते, लेकिन डेफिनेटली जो आपने जिस तरफ इशारा किया है कि अमरीकी जो है, जाहिर है कि वो अपने डॉलर को और अपनी मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं मिडिल ईस्ट ब्लॉक के थ्रू। अच्छा, एक और आखिरी सवाल बस आपसे ये करना चाहूंगी कि सदारती इंतखाबात का पे इसका क्या असर पड़ेगा? खासतौर पे दोनों सूरतों में बताइएगा कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप, सदर ट्रंप वापस आते हैं इन पावर तो क्या असर होगा, और अगर जो बाइडेन को संभालना पड़ा इस बेकदर होते हुए डॉलर को, तो उनकी हुकूमत पे इसका क्या असर पड़ेगा आपके ख्याल में? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अगर तो डेमोक्रेट्स जीतते हैं, अभी उनके पोल्स भी वो लीड कर रहे हैं, तो फिर डॉलर के मजीद नीचे जाने का इम्कान है, क्योंकि डेमोक्रेट्स जो हैं जनरली वो ज़्यादा खर्चे में बिलीव करते हैं, बड़ी गवर्नमेंट्स में बिलीव करते हैं, और अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इलेक्ट होते हैं तो जो डॉलर गिर रहा है वो थोड़ा सा मुस्तहकम होने की उम्मीद है, क्योंकि रिपब्लिकन्स जो हैं वो लीन गवर्नमेंट में बिलीव करते हैं। ये एक बेसिक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसन हमारे साथ मौजूद होने के लिए। थिंग्स आर लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन द अमेरिकन इकोनॉमी, और ऑफ कोर्स इसका जो असर पड़ेगा पूरी दुनिया की तिजारत पे, उससे भी हम आपको बाखबर रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। वन ऑफ द इश्यूज विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जो कि एक तरह से ओवरलैप करता है सेफ्टी, सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स को लेके, दैट इज द बैनिंग ऑफ लैंड माइन्स अक्रॉस द वर्ल्ड। आपको बताते चलें कि तकरीबन 61 ममालिक दुनिया में ऐसे हैं जहां पे मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं, और ये हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी जान के लिए कितना बड़ा अलमिया है, इसको इस बात से जाना जा सकता है कि 2016 में एक रिसर्च की गई थी जिसके मुताबिक हर रोज़ 23 अफराद या तो अपना कोई बाजू या टांग या अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं इन धमाकों की वजह से। इनको बैन करना, इनको डी इंस्टॉल करना बहुत अहम है, और इस पर हुकूमत की और तमाम लोगों की तवज्जो दिलाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसी चीज़ को उजागर करते हुए एक बाहिम्मत खातून की दास्तान आज हम आपको सुनाते हैं। 2004 में इनके साथ भी ऐसा ही एक वाक़या हुआ। एक बारूदी सुरंग के धमाके की वजह से अपनी एक टांग को ये खो बैठी, लेकिन अपनी हिम्मत से आज अपने आप को एक जाना माना एथलीट इन्होंने मनवाया है। हाल ही में होने वाली चैंपियनशिप में वेट लिफ्टिंग और टेबल टेनिस का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आइए दिखाते हैं इनके हवाले से आपको हमारे कॉलीग अज़म रहमान की ये रिपोर्ट। मिलिए जनूबी वजीरिस्तान की गुलशन से, जो 2004 में बारूदी सुरंग के धमाके में अपनी एक टांग खो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने हार न मानी और स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम बनाया। गुलशन टेबल टेनिस में 2 बार और वेट लिफ्टिंग में 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। जब मजदूर हो चुकी थी ना, लेकिन फिर जब मैं इदारे गई, लोगों ने मुझे कहा कि आप गेम खेलो, गेम के लिए बाहर आ जाओ। मैंने गेम खेला, स्पोर्ट्स टेबल टेनिस की भी मतलब 2 बार नेशनल लेवल पर मैं चैंपियन रह गई, और उसके बाद मैंने 7 साल पावर लिफ्टिंग में किया। गुलशन घर का खर्च चलाने के लिए स्कूल कैंटीन में नौकरी भी करती हैं, साथ में सिलाई कढ़ाई भी करती हैं। मैं छोटा सा कैंटीन चलाती हूँ, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो बंद है, और साथ में मतलब सिलाई कढ़ाई के काम भी मैं मतलब सीख चुके हैं, वो भी मैं करती हूँ। गुलशन के कोच अबसार अली ने बताया कि दीगर खिलाड़ियों की निस्बत गुलशन ज्यादा मेहनत करती है और कभी हार नहीं मानती। स्पोर्ट में उनको इतना शौक है कि लाइक वो कई बार कहते हैं कि पैदल चल के आती हैं, खुद ही फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग करती हैं। जिनका एक पाँव होते हैं वो लोग कहते हैं हमारा पाँव दुखेगा कि हम नहीं चलते, लेकिन ये ऐसी हमारे इतनी हिम्मत वाली बाजी है कि हम इन्हें बेशक गुलशन बाजी ने हिम्मत बाजी कहते हैं। गुलशन ने खुद को कभी माजूर नहीं समझा, बल्कि वो खुद को आम अफराद से ज्यादा खुद मुख्तार समझती हैं। कैमरामैन अब्बास अली के साथ अज़म रहमान, आज न्यूज़, पेशावर।
जी जनाब, आपने देखी ये रिपोर्ट जो कि हमारे साथी अज़म रहमान ने हमारे लिए बनाई थी। जुनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक है गुलशन का, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले गुलशन, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको इस गोल्ड मेडल जीतने पे बहुत बहुत मुबारकबाद। पहला सवाल जो जहन में आता है कि एक बड़ा ही रिवायती वहाँ पे एक सिलसिला होता है, ट्रेडिशनल माहौल है, उसमें किसी भी खातून के लिए आगे बढ़कर अपने आप को मनवाना खुसूसन स्पोर्ट्स में मुश्किल है। आप ये किस तरह कर पाई और आपको इसके लिए किसकी सपोर्ट हासिल थी? बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरा इस इलाके से ताल्लुक है कि उसमें मतलब औरत का निकलना बहुत मुश्किल काम है, जुनूबी वज़ीरिस्तान के लोग। लेकिन जब इंसान हिम्मत नहीं हारेंगे, मतलब मैं माजूर हो चुकी, लेकिन जिस मतलब इदारे वाले ने मुझे हिम्मत दी है, हौसला, इस इदारे से मैं आगे चली गई, मतलब ARPD की तरफ से उसने मुझे हिम्मत दी और मैं गेम खेलती हूँ। और मतलब मैं अपने आप को कभी माजूर भी नहीं कहती, क्योंकि जब हिम्मत करते तो इंसान कुछ मतलब माजूर बिल्कुल नहीं बनाना चाहते। गुलशन, ये भी जानना चाहेंगे कि 2004 में होने वाले इस वाक़े के बाद आई एम श्योर कि आप एक ट्रॉमा से गुजरी हैं, अफसोस हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन उसमें फिर हिम्मत को कैसे दोबारा एक तरह से उजागर किया? किस तरह से अपनी ज़िंदगी के लिए एक नया पर्पस, एक नया रुख, एक नया एक पर्पस लेके आप अपने लिए आई? उस तरह उसकी वो जो सारा सफ़र था, वो जो मेहनत थी, उसके बारे में हमें बताइए। बिल्कुल, मतलब गेम की तो मेरे बचपन से सब मतलब जितनी गेम्स वगैरह में बहुत मतलब शौक था बचपन से था, लेकिन इजाज़त और मतलब मुझे कुछ चीज़ों का पता भी नहीं था, मतलब मैं घर से बाहर नहीं निकली थी। मतलब जिस इदारे में आई हूँ, हमारा मतलब सीनियर जो मैनेजर है, मतलब उसने मुझे कहा कि आप गेम खेल सकती है, अगर एक बार कोई बात नहीं, एक बार आप हार जाओ, दूसरी बार इंशाल्लाह आप जीत जाएंगे। इस इदारे की तरफ से मुझे हिम्मत, और जितने में आज कल मतलब आगे निकल चुकी हूँ, 3 बार मतलब पावर लिफ्टिंग की चैंपियन नेशनल लेवल पे मैं हो गई और 2 बार टेबल टेनिस की। तो इस इदारे की तरफ से हमारे जो मैनेजर उसकी तरफ से मैं मतलब इतनी निकल चुकी हूँ, मैं गेम में मतलब अपना नाम भी मतलब सबको पता चल जाए, मतलब मैं भी गेम खेल सकती हूँ। कुछ घर के इखराजात भी आप खुद उठाती हैं, तो जरिया आमदन क्या है, किस तरह गुजर बसर होती है, किस चीज़ के ऊपर फोकस है आजकल ज़्यादा? ARPD मतलब जितने डिसेबल लोग हैं उनके लिए काम करते हैं, मतलब उधर रहते हैं, हमारे हॉस्टल्स, हमारे रिहाइश सब कुछ उधर फ्री है, और एक कैंटीन उन लोगों ने मेरे लिए स्टार्ट किया। मतलब वेकेशन के जो काम जितने मतलब सब कुछ मुझे सिखाया ARPD की तरफ से सब कुछ। मतलब हमारे जो प्रेजेंटर है मैडम अंजुम अनवर जो है, उसने मतलब जितने डिसेबल लोग हैं उनके लिए काम करती हैं। किसी भी खिलाड़ी को अपने आप को मनवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कोई मेंटर्स जिन्होंने ख़ास तौर पे आपकी मदद की हो, ताकि आप किसी भी फिज़िकल हिंड्रेंस को पार कर पाएँ। न स्टेडियम में तो मतलब कुछ ऐसे नहीं, मतलब जो हमारे जो टेबल टेनिस के कोच है वो बहुत अच्छे हमारे लिए, जितने मतलब अब सारे हमारे लिए मतलब हमको हिम्मत वो भी देते, प्रैक्टिस भी करवाते। इसके साथ पावर लिफ्टिंग की जो कोच है वो बहुत अच्छे है हमको, मतलब सब अच्छे, मतलब कोई मतलब इशू नहीं। हाँ, शुरू में बिल्कुल इशू था दूसरे वगैरह कोच, लेकिन जब अब सारे कोच आए उसने हमको सब कुछ सिखाया, अभी कोई मसला नहीं है। एक दफ़ा फिर आपकी इस अचीवमेंट पे बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन अब आगे मुस्तकबिल में क्या इरादा है वो भी हमें बताइए। बस मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने तो मतलब पाकिस्तान में नेशनल लेवल में गेम खेला है, लेकिन हुकूमत मतलब गवर्नमेंट अब हमारे लिए कुछ करे तो मैं इंटरनेशनल लेवल भी खेल सकती है, लेकिन कुछ हमारे लिए कोई करे मतलब मैं हम कर सकते हैं, लेकिन खुद तो कुछ भी नहीं। मतलब हुकूमत हमारे साथ कोई हेल्प करे, मतलब कोई और मतलब हम आगे भी जा सकती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आपकी इंस्पिरेशन और आपकी मेहनत वाकई काबिल दीद है और इससे और लोगों को भी हौसला मिलता है। हमारे साथ मौजूद होने का इस मॉर्निंग बहुत बहुत शुक्रिया। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। आज का जो हमारा मौजू है, हम शादी के इस अरेंजमेंट में मुख्तलिफ किस्म के जो प्रेशर्स सिर्फ खवातीन ही नहीं बल्कि मर्द हजरात भी फेस करते हैं, उस पर बात करना चाहेंगे। और जहेज सिर्फ उसमें से एक एलिमेंट है। हमने देखा कि माशरे में डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर आप शरई तौर पे देखें तो लोगों को मल्टीपल शादियों की इजाज़त होती है ना। अगर एक शादी ख़त्म हो जाए तो इद्दत पूरी करके बाकी उसकी चीज़ों को कदरों को पूरा करके आप दोबारा निकाह कर सकते हैं। इसकी स्पेस बनाते बनाते भी हम ये देखते हैं कि इसमें कई कल्चरल रुकावटें हैं। लोग इसको मायूब भी समझते हैं, और अगर आप दूसरी शादी कर रहे हों तो चाहे वो मर्द है या खातून है, उस पर मुख्तलिफ
मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर्स होते हैं और उस पर यह बर्डन भी होता है कि चाहे जितनी भी ज्यादती हो, कोई भी अब्यूज़ हो, आपने ये शादी निभानी है। इस तरह के और दूसरे जो प्रेशर्स हैं, जहेज़ के अलावा हम ये देखते हैं जायदाद का हवाला इसमें दिया जाता है। कोई फॉरेन नेशनल है, किसी और के पास दूसरी नेशनैलिटी है, वो भी इस पावर प्ले में आती है। आज इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए एक ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले जी सीनियर मैच मेकर हैं, शी इज़ एन एक्सपर्ट, शादी.pk एक रजिस्टर्ड साइट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी रजिस्टर्ड और रिकग्नाइज्ड है। हमारे साथ मौजूद हैं रुखसार तहमास, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पे मौजूदगी का। और मेरे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट दानिश सुमरो, जो कि एक दफ़ा फिर जो फैमिली प्रेशर्स होते हैं, जायदाद से रिलेटेड जो मसाइल होते हैं, फैमिली लॉ किस तरह लागू होता है, इस पे भी हमें अवेयरनेस देंगे। सबसे पहले रुखसार आपसे गुफ्तगू शुरू करना चाहूँगी, लड़की के हवाले से अगर बात करें, बिकॉज आप बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज देखते होंगी, ख़ास उम्र की बात की जाती है, फिर इसके अलावा अगर खुदा न खासा पहले निकाह या मंगनी ख़त्म हो गई हो तो ऐसा लगता है कि पावर पोजीशन नहीं रही है लड़की वालों की तरफ से। इसमें कितनी सच्चाई आप देखती हैं आज के दौर में 2020 में? खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म का कोई मिसहैप हो जाता है, कोई भी रीज़न है, और लड़की की डिवोर्स हो जाती है फॉर सम रीज़न, या उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो दूसरी ऑप्शन को कंसीडर कर रही है। पहली चीज़ तो ये है कि दूसरी ऑप्शन को कंसीडर करना इटसेल्फ एक टैबू है हमारी सोसाइटी में। कि जी पहला हस्बैंड आपको डिवोर्स हो गई थी, क्यों डिवोर्स हो गई थी, पहले उसके ऊपर उसको एक बड़े लंबे जजमेंट के फेज से गुजरना होता है, ठीक है, और उसके बाद अगर समहाउ उसकी फैमिली सपोर्टिव है, वो उस फेज से बाहर निकलती है, तो एक नया चैप्टर उसके लिए खुल जाता है कि यू डोंट हैव द राइट नाउ टू मेक अ गुड डिसीजन फॉर योरसेल्फ। जस्ट से यस, जो भी आपके पास पहला ऑप्शन आता है बस हाँ बोलो और आगे चलो। मतलब आपके पास अब ये चीज खत्म हो गई है, यू डोंट हैव अ राइट कि आप कहें जी नहीं मेरी ये चॉइस है, मेरी ये प्रेफरेंस है। हम अपनी कंपनी में वी हैव अ प्रॉपर टर्मिनोलॉजी, पार्टनर प्रेफरेंसेस, ठीक है, जो कि एक टर्म है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, जैसा आपको पार्टनर चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली अगर कोई मिसहैप हो गया है तो पार्टनर प्रेफरेंस का तो वो जुमरा ही निकाल देते हैं फीमेल। अच्छा, बल्कि आपने ये भी देखा होगा कि रुखसार, फैमिली वाले, नॉट जस्ट मैच मेकर्स, फैमिली वाले भी आपको काफी अनसूटेबल मैचेस के लिए पुश करने लग जाते हैं और आपको बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि खुदा ना खासा आप डैमेज गुड्स हैं या अब तो आपकी सही रह ही नहीं गई, आप उस पोजीशन पे नहीं है। एग्जैक्टली जी 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 बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं, हम मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसी फीमेल है, किसी भी वजह से उनकी शादी में डिवोर्स हो गई है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, या उनके टर्म्स एंड कंडीशंस जो उनको पहले बताए गए थे वो टर्म्स एंड कंडीशंस वो नहीं थे, या जो उनको पहले बेसिक बैकग्राउंड जो बताया गया था वो चीज नहीं थी। इन एनी सिनेरियो अगर लड़की को डिवोर्स हो गई है तो जो दूसरी पार्टी लड़के वाले होते हैं, देयर लाइक हमारे बेटे के जो है ऑलरेडी 4 बच्चे हैं और उसका ये उसके साथ मसाइल हैं, तो वो लड़की तो ऑलरेडी डिवोर्स्ड है, तो उससे कहें कि जी वो हमारे साथ मैच बना ले। सही देखें, उस लड़की के साथ उस डिवोर्स होना, ये इस चीज की अच्छा ये उसका बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और माशरे में इन रवायात को मेरे ख्याल में कंडेम करना चाहिए। मैचेस सूटेबल वही होते हैं जिसके अंदर आपको कोई मेल नजर आ रहा हो। लेकिन दानिश आपकी तरफ आना चाहूंगी, मैंने अक्सर ये भी देखा है कि द सेम इज ट्रू फॉर मेन एज वेल, यानी आप इसमें कोई जेंडर बायस नहीं हो सकते, मर्दों के साथ भी तल्ख तजुर्बात हो सकते हैं। रिलेशनशिप सिर्फ उनकी गलती की वजह से नहीं, बल्कि अगर अगले पार्टनर ने उनके साथ ज्यादती की है, एतमाद को ठेस पहुंचाई है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि अगर आपकी एक दफा डिवोर्स हो जाए तो दूसरी शादी में भी आपको अब्यूज बर्दाश्त करनी पड़ती है, काफी प्रेशर्स बर्दाश्त करने पड़ते हैं, क्योंकि यू हैव अ लॉट एट स्टेक। मेरे ख्याल में मर्दों को भी ये खतरा होता है कि अगर दूसरी दफा भी डिवोर्स हो तो फिर दुनिया आप ही को बुरा बोलेगी। इज दैट ट्रू? जी ऐसा ज़रूर है, आप सही कह रही हैं। इसमें ऐसा है कि आपको पास्ट हमें हमेशा याद दिलाया जाता है और ताने दिए जाते हैं कि जी तुम्हारे तो पहला ही घर नहीं बसा तो दूसरा तुम्हारा कैसे बसेगा। सही। एक्चुअली ये इश्यूज होते सिर्फ इस वजह से हैं कि हम शादी का मकसद हमें नहीं पता होता। लोगों को ये नहीं पता होगा शादी करना ज़रूरी क्यों है, हम शादी करना क्यों चाह रहे हैं। सही। कुछ लोग शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको सेटल्ड होना है, अच्छी जॉब ससुराल की तरफ से मिल रही है, या कोई अच्छी जो है फाइनेंशियल कोई चीज़ मिल रही है, या अगर कोई आदमी मतलब कुछ नहीं मिल रहा तो आप दूसरे को आप दबाना शुरू कर देते हैं, जी मैंने तुम्हें ये दिया इसलिए तुम्हें मेरे घर के काम भी करने चाहिए, ये भी करना चाहिए, एक नौकरानी की तरह मेरे घर में रहो,
एक्चुअली हमें जो है शादी करने से पहले इस बात को क्लियर करना चाहिए कि हम करना क्यों चाह रहे हैं, और जिससे हम शादी कर रहे हैं या उनके खानदान वालों से हमें बात जरूर करनी चाहिए कि हम आपकी बेटी से जो शादी कर रहे हैं वो क्या वजह है उसकी। हम खानदान को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, एक अच्छा रिलेशन चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, हम चाहते हैं कि वो तमाम इश्यूज इसमें हम कवर करें जो कि एक तरह से एक पावर पोजीशन समझा ये जाता है कि अगर दो फरीक समझे जा रहे हैं यहाँ पे समझाने को, तो एक की पोजीशन जरा भारी होती है। ट्रेडिशनली लोग समझते थे कि ये सिर्फ लड़के वाले जरा उनकी गिरफ्त ज्यादा मामलात पे होती है, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि इसकी सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ है। रुखसार, एक चीज ये भी देखने में आई है कि अगर कोई भी लड़का या लड़की की पेरेंट्स आर फ्रॉम उनकी शादी नहीं निभी या दे कम फ्रॉम अ ब्रोकन होम, उसको भी उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है इस जवाज को भी कि भाई इनके तो पेरेंट्स ही आपस में उनकी ना बन सकी, तो ये बच्चा तो ऑलरेडी ये इनमें वो सलाहियत ही मौजूद नहीं है। ये किस हद तक असरअंदाज होता है? देखिए, ये एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। और देखिए, जिन्होंने जज करना है ना, वो किसी भी पैरामीटर पे जाएंगे, वो कोई भी पॉइंट निकालेंगे, वो आपको जज करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर दिस इज वन ऑफ अ वेरी मेन पॉइंट व्हेन इट कम्स टू जजिंग समवन, ठीक है। वो लड़की वाले लड़के को भी अगर इफ ही इज कमिंग फ्रॉम ब्रोकन होम, उन्होंने भी जज करना है, और सेम गोज फॉर लड़की वाले, सही, ठीक है। तो द थिंग इज कि जिन्होंने मॉडेस्टी दिखानी है, जिन्होंने वाकई देखिए, रिश्ता जब आप ढूंढ रहे होते हैं या बना रहे होते हैं, यू लुकिंग फॉर अ सोलमेट, ठीक है। और सोलमेट का कॉन्सेप्ट ये होता है, मैं अब पहले जो कह रहे थे कि जी शादी करनी क्यों है, बेसिकली दिस इज द मेन एजेंडा कि व्हाई आर यू एक्चुअली गेटिंग मैरिड इन द फर्स्ट प्लेस। आप पहली पोजीशन में शादी कर क्यों रहे हैं? आपको शादी इसलिए करनी है कि आपको सोलमेट चाहिए, आपको जिंदगी गुजारने के लिए एक हमसफर चाहिए, ठीक है। या आप शादी इसलिए कर रहे हैं कि आप सेटल्ड होना चाह रहे हैं, या आप शादी इसलिए कर रहे हैं कि हमारा कनाडा का वीजा लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रुखसार, यहाँ पे ये बात करनी भी बड़ी अहम है कि सिंगल पेरेंट्स, यानी जिनकी अगर शादी नहीं निभी या हस्बैंड की डेथ हो गई, वो बहुत जद्दोजहद करके मेहनत करके अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, लेकिन उनकी तमाम मेहनत को रायगां कर दिया जाता है उस पर ये स्टैंप लगा के कि भाई ये तो खुद एक नॉर्मल या एक हेल्दी रिलेशनशिप फैमिली से अगर नहीं आ रहे। आप कितनी खवातीन को देखते हैं जो फिर दोबारा शादी नहीं करती, अपनी पूरी जिंदगियां वक्फ कर देती हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन यही बच्चे जब जवान होते हैं, उनकी बच्चियों के जब रिश्ते आते हैं, तो लोग सवाल उठा देते हैं और यहाँ तक कि उनको एक एक्सप्लॉयटेटिव सिचुएशन में डाल देते हैं। इसके लिए क्या कवानीन हैं, क्या हम किस तरह बच्चियों को सिक्योर कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। मर्द हजरात ना हो जी बिल्कुल आसानी से कर सकती हैं। अभी पुलिसिंग का जो एटीट्यूड है पुलिस का बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। अभी अब अगर आप विजिट कर रहे हैं थाना कल्चर उस तरह का नहीं रहा। सही। बहुत आपसे जो है तमीज से इज्जत से बात की जाती है, आपसे एप्लीकेशंस ली जाती हैं, आपको उसी वक्त ही एमएलओ बना के दिया जाएगा कि अगर आपको कोई चोट लगी है आपको रेफर किया जाएगा। वेदर आप कराची में हैं तो आपको जिन्ना हॉस्पिटल रेफर करते हैं, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। वहां से अगर आपको कोई चोटें लगी हैं, डॉक्टर आपको रिपोर्ट बना के देता है, वो रिपोर्ट आप लेकर आते हैं थाने में, जिस पे एफआईआर हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, फिजिकली या इमोशनली अब्यूसिव रिलेशनशिप्स तो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से बहुत सामने आ जाते हैं। डॉक्टर मेहरीन, आपसे पूछना चाहूंगी कि एक फाइनेंशियली अब्यूसिव मैरिज जिसमें एक्सटॉर्शन ऑफ मनी हो रही हो किसी भी पार्टी से, चाहे मर्द को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा हो कि वो खातून की पूरी फैमिली को सपोर्ट करे, सालों को भी नौकरियां लगवा के दे, गिफ्ट्स दे, एक्सेट्रा, या फिर ऑन दी अदर हैंड अगर खातून से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा हो, इसका क्या मेंटल या इमोशनल हेल्थ पे इसका क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं? देखिए, एक आपका रिलेशनशिप जो है वो जो है किसी ना किसी बेनिफिट के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, यानी इसमें रिलेशनशिप से ज्यादा अहमियत दी जा रही है पर्सनल बेनिफिट्स को। यानी अगर कोई भी रिश्ता कायम किया जाए, चाहे हम लड़की के भी हाफ पे बात करें कि लड़की जो है वो अगर हमें इस तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देगी कि भाई अगर उसकी फैमिली बहुत रिच है तो वो फाइनेंशियली सपोर्ट करे, जॉब लगवा के दे, या अगर उसके फैमिली में रिसोर्सेज हैं तो वो हमें जो है इस तरह का सपोर्ट करे। यानी अब आप इमोशनल हेल्थ देखें कि यानी वो एक सौदा किया जा रहा है, सही, एक रिश्ता नहीं कायम किया जा रहा, तो ऑटोमेटिकली वो उसको जो है उस रिलेशनशिप की अहमियत का एहसास दिलाया कि ये रिलेशनशिप
मेरे लिए या मुझसे नहीं किया जा रहा, बल्कि मेरे जो पास बेनिफिट्स मौजूद हैं ये उससे किया जा रहा है। तो वो जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट डेवलप होता है आफ्टर द मैरिज, वो नहीं इस्टेब्लिश हो पाता। अच्छा, इसमें हर तरह के दुनिया में लोग हैं, आपको बकायदा ट्रैप में भी लेते हैं। अगर किसी की कोई वीकनेस पता चल जाए या कोई जिस्मानी उज़्र है, मिसाल के तौर पे अगर आपकी कोई माजूरी है और लोगों को पता चल जाए उस बारे में, तो बकायदा दुनिया के सामने तो आप एक नोबल काम कर रहे हैं कि आप किसी ऐसे रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। आप समझते हैं कि इसके एवज अगर वो फैमिली आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे वो जो खातून है या जो भी मर्द है जिसकी इस तरह की वीकनेस को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आप कॉन्फिडेंस का बहुत देखिएगा कि वो पर्सन जो है वो लो कॉन्फिडेंस का शिकार होगा, उसकी सेल्फ स्टीम बहुत लो होगी, सोशलाइजेशन में उसको बहुत ज्यादा इश्यूज होंगे। आप देखिए कि वो लोगों के साथ बहुत एहसास कमतरी में मुब्तला शख्स नजर आएगा। अलग से उसकी बॉडी लैंग्वेज है या उसका जो लोगों के साथ रिलेशनशिप्स हैं, यानी वो आप नॉर्मली देखेंगे कि उसकी बात करने का अंदाज, उसकी जो फिजिकली जो एक्टिविटीज हैं घर के अंदर भी, हाउस होल्ड एक्टिविटीज, उसमें उसकी बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। यानी एक पर्सन को आप ये बता रहे हैं कि वो किसी ना किसी माजूरी का शिकार है या वो किसी जो है वो कमी में मुब्तला है उसमें, बिल्कुल, तो ऑटोमेटिकली वो उसकी सेल्फ स्टीम, यानी वो जो अपना फुल पोटेंशियल है वो पूरे अंदाज से दे ही नहीं सकेगा। अच्छा, ये मर्दों में भी होता है, खवातीन में भी होता है। आप देखें इसमें जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस है इसको भी निशाना बनाया जाता है। कोई शख्स है जिसका खानदान बहुत अच्छा है, अमीर व कबीर भी है, लेकिन वो इतना गुड लुकिंग नहीं है और उसकी फैमिली उसके लिए कोई बहुत ही हसीन और जमील लड़की तलाश भी कर लेती है, लेकिन उसको बार बार एहसास दिलाया जाता है और ऐसी मैरिजेस भी अब्यूजिव हो जाती हैं। रुखसार, इस हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? जो बेजोड़ रिश्ते कराए जाते हैं और इसी तरह कोई ना कोई पावर पोजीशन को लेके वो रिश्ता पुश कर दिया जाता है, या तो खानदान में ही है तो खानदान में 100 बुराइयों पे पर्दा डाल के कहते हैं नहीं कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। इनका अंजाम क्या होता है फिर? इनका अंजाम तो हम ना आपसे छुपा हुआ है ना मेरे से छुपा हुआ है, ठीक है। वो एक ऑब्वियस बात है, सूनर और लेटर, आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो चीज़ जो है वो खुलकर आ जाती है और एक बॉटलनेक सिचुएशन बन जाती है। या अगर औरत है, अगर वो अपने एंड पे कुछ चीज़ों को करिए, जी ठीक है शादी है, निभाना है, करना है, लेकिन जब वो एक सर्टेन लेवल से बढ़ जाती है तो वो फिर उसका आउटकम अच्छा नहीं होता, ठीक है। जब भी चीज़ों में से बैलेंस आउट होता है, ठीक है, जब मिसाल के तौर पर कहीं लड़के की तरफ से किसी भी फॉर्म में अब्यूज किया जा रहा है या लड़की की तरफ से किसी भी फॉर्म में कि जी लड़की शी इज अ परफेक्ट फिगर, ठीक है जी, वो ठीक हैं और फाइनेंशियली ठीक है, इंडिपेंडेंट हैं, अच्छा कमा रही हैं, वेल एजुकेटेड हैं, ठीक है, और उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जी लड़का क्योंकि कुछ नहीं करता तो लड़की सारी चीज़ों को मैनेज करे, घर को देखे, सारी मामलात को देखे। बट एट द एंड क्या होगा कि आप इफ द गर्ल कीप्स ऑन डूइंग इट तो वो व्हाट इज द गाय ब्रिंगिंग टू द टेबल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रुखसार, इसमें एक बड़ी थोड़ा सा डिफरेंट सा पॉइंट लाना चाहूंगी, और कोई भी शख्स इसको आपकी कभी वीकनेस तस्वुर नहीं करता, लेकिन शादी में और शादी ब्याह के मामलात में जब रिश्ता तय हो रहा होता है, इसका क्या इनपुट है ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। गुड लुक्स की बात करना चाहूंगी कि अगर कोई बहुत खूबसूरत है तो क्या उसके लिए आसानियां होती हैं या वही चीज कभी कभार उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन जाती है? नहीं, आई कैन नॉट इवन स्टार्ट कि जो खूबसूरती के स्टैंडर्ड्स अभी हमारी इस ग्लैमरस, जो हमारा जितना भी हम ग्लैमर पुट रखते हैं अपने मीडिया पे, उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा आता है। ऑब्वियसली उसका कुछ अच्छा इम्पैक्ट भी है, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। मैं क्योंकि मैं शादी.pk से हूँ, हमारे पास डेली दे आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ रजिस्ट्रेशंस, और आंटियों की डिमांड्स, जो माएँ हैं उनकी जो डिमांड्स हैं वो बहुओं की तो नहीं है। वो उनको ऐसा कुछ अनरियलिस्टिक किस्म का पैकेज चाहिए जो कि जब वो बयान कर रही होती हैं तो हमें वी हैव टू टेल देम कि आंटी जी प्लीज ड्रॉ अ लाइन हेयर। नहीं रुखसार, ये तो हम सब जानते हैं कि एक जो डिमांड वाली साइड है वो तो हमें पता है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब एक बहुत खूबसूरत लड़के की या लड़की की शादी हो जाती है तो क्या उसकी गुड लुक्स की वजह से उसकी जिंदगी भर उसकी कदर करता है फिर वो ससुराल, या वो वही बात होती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर? देखिए, घर की मुर्गी दाल
बाल बराबर वाली बात सूनर और लेटर हो जानी है, आज नहीं तो कल हो जानी है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ब्यूटी इज नॉट समथिंग कि जो आपको इन द लॉन्ग रन आपको लेकर चलेगी। अगर आप अच्छी तरह एजुकेटेड नहीं है, आपकी मतलब फाइनेंशियली ठीक नहीं है, आप कैरियर आपने अपना नहीं बनाया, या अच्छा इसका मैं एक नफसियाती पहलू भी लेना चाहूंगी डॉक्टर महरीन से। डॉक्टर महरीन क्या कहेंगी कि एक लड़की को हो सकता है एक बेजोड़ रिश्ते के लिए, या कहा गया हो कि भाई फलाने लोग बहुत ज्यादा खाते पीते घराने के दौलतमंद हैं, तुम खूबसूरत हो तो सारी जिंदगी राज करोगी, ऐसे किसी शख्स की जब शादी हो जाती है तो जिंदगी यानी व्हाट इज द मेंटल इम्पैक्ट, क्योंकि वो आई ये समझ के कि आई विल ऑलवेज बी पैम्पर्ड और जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। लेकिन बेसिकली उसके नहीं एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका कि वो गुड लुक्स में है, ठीक है। गुड लुक्स लेकर वो वहाँ जहाँ गई है ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशन यही होंगी कि मैं वहाँ जाऊंगी तो फिर वो मुझे रानी बना के बिल्कुल रानी बना के रखा जाएगा, या मेरे बहुत ज्यादा नखरे उठाए जाएंगे। और वो जो है वो लाजमी बात है, जिस लड़के से शादी हुई है उसके इतने अच्छे गुड लुक्स नहीं है, इतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन वो फाइनेंशियली तौर पर अपने ओन पे, तो मैं समझती हूँ कि वो अपने लुक्स की उस पर एक प्रेशर में आई हुई है कि मेरे लुक्स की वजह से वो जो है वो अंडर प्रेशर करने की कोशिश करती है लड़की उस जगह पर जाके। और अगर वो पर्सन वो भी अपने ओन पे चीज को फील कर रहा होता है कि वो भी जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो दोनों की एक कंपटीशन चल रहा होता है कि वो लुक्स में अपने ओन पे स्ट्रांग है, वो अपने पैसे के ऊपर हो रहा होता है, तो दोनों तरफ मैं समझती हूँ कि एक साइकोलॉजिकली एक प्रेशर होता है, एक इम्बैलेंस है। बिल्कुल। तो जहां जहां हम कहते हैं कि बेजोड़ शादियां होती हैं और मैरिंग फॉर द रॉन्ग रीजंस, ये एडवोकेट दानिश ने बड़ी अच्छी बात की थी कि दीज आर ऑल मैरिजेस फॉर द रॉन्ग रीजन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और मजीद इसमें एक्सप्लोर करेंगे। एक और चीज अमूमन हमारे खानदानों में और हमारे माशरे में समझा जाता था करियर ओरिएंटेड नहीं बल्कि फैमिली ओरिएंटेड होती है, विच मीन्स कि शी प्रैक्टिकली हैज नो करियर। लेकिन अब क्योंकि दुनिया बदल गई है तो लड़की का काम करना शादी पे और रिश्तों पे कैसे असरअंदाज होता है, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। गुड लुक्स पे थोड़ी सी और बात करना चाहेंगे, दानिश का भी पर्सपेक्टिव इसमें ले लेते हैं। दानिश, अगर बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ खातून के लिए तो खूबसूरती की डिमांड की जाती है, रुखसार ने भी अभी जैसे कहा, लेकिन अगर मर्द या हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा गुड लुकिंग है, ज़्यादा जाज़िब नज़र है, क्या इस तरह के रिलेशनशिप्स में क्या इम्बैलेंस क्रिएट होता है आपकी नज़र में? अच्छा, मेरे ख्याल से लुक्स पे रिलेशनशिप्स नहीं चलते। लुक्स टेम्पररी होते हैं, रिलेशनशिप चलते हैं आपके माइंड मैच होने पे, आपने अपनी फ्यूचर को कैसे देखा है एक दूसरे के साथ, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक अच्छे घर को आप चलाना भी चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते। सही। लुक्स पे एक्चुअली मेरे ख्याल से रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं चलते। और इसमें दूसरी बात ये है कि लुक्स जो है ना आपकी खत्म हो जाएंगी, लुक्स नहीं रहेंगी, और लुक्स आपको अनसिक्योर भी रखती हैं, लेकिन आप कि आज है कल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन दानिश जो कम उम्र लड़कियां होती हैं जैसे फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज हैं, वो एक फैंटेसी दुनिया में रह रही हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामे और मूवीज़ देखे हैं, एक जो आइडियल लाइफ पार्टनर का खाका है वो बहुत गुड लुकिंग बनाया है। मुझे ये बताइए कि अगर रुखसार बल्कि इसमें इनपुट दे सकती हैं कि उनके सामने दो रिश्ते रखे जाएं, एक बहुत स्टैब्लिश्ड है, दौलतमंद है, करियर ओरिएंटेड है, खानदान भी अच्छा है, और दूसरी तरफ एक लड़का है जो कदरे ज़्यादा गुड लुकिंग है, लड़कियाँ किसको प्रेफर करती हैं रुखसार? मैं ये तो लड़की की एज पे उस वक्त डिपेंड कर रहा है। अगर इफ शी इज फ्रेशली आउट ऑफ कॉलेज तो ट्रस्ट मी उसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि लड़का कितना उसने अपना अच्छा कैरियर बना लिया है, या वो हाउ मच गुड ही इज अर्निंग, ठीक है। शी विल ऑलवेज गो फॉर अ गाय हु इज लुकिंग गुड इन द पिक्चर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पहली उसका एज का फेज ऐसा चल रहा है कि उसकी एज का फेज ऐसा चल रहा है जहां पर वो शी हैज इमेजिनेशन कि जी मेरा प्रिंस चार्मिंग आएगा, एक सफेद घोड़े पे होगा, वो मुझे आएगा और ले जाएगा, और उसके जहन में शादी का मकसद है कि शादी की तस्वीरें फिर फेसबुक पे भी लगनी है, दोस्तों ने कमेंट करना है, तो हम वो कपल गोल्स वाला कपल लगने चाहिए। दानिश कुछ कहना चाहेंगे? कपल गोल्स मैं एक्चुअली आपको इसमें एक कोट का पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा। लुक्स की वजह से लोग जो हैं वो पसंद की शादियां करते हैं, कोर्ट मैरिजेस करते हैं। सही। लिटरली कोर्ट मैरिजेस का रेशो ये है कि साल के बाद वही लोग उसी वकील के पास आए होते हैं कि जी हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते।
लुक्स की ये अहमियत है। यानी वो देरपा नहीं होते, आपने बिल्कुल भी सही देरपा कहा नहीं कि होते। और एक दूसरे को अगर जैसे अभी डॉक्टर मेरीन भी बात करी थी, इसका एहसास दिलाया जाए कि आई एम बेटर लुकिंग, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ सेटल किया है, इस तरह के रिलेशनशिप्स तो बिल्कुल नहीं चलते, क्योंकि एक पार्टनर को आप एहसास कमतरी में मुब्तला करें। अच्छा, वेरी क्विकली, वक्त हमारे पास कम होगा, जरा इसमें वर्किंग वुमेन का भी एक पर्सपेक्टिव लाना चाहेंगे। रुखसार, अगर एक लड़की हाईली क्वालिफाइड है, अच्छे शोबे से वाबस्ता है, अच्छा अर्न कर रही है, ये उसके लिए प्लस पॉइंट बनता है या नेगेटिव पॉइंट बनता है, मेनली इन मोस्ट केसेस? बहुत सारे केसेस में जो आजकल का जैसा दौर चल रहा है, जितनी ज्यादा लड़की इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जितनी वेल एजुकेटेड है, जितना अच्छा कमाती है, ये उसके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब हमने इस चीज के अंदर मैं एक छोटा सा एंगल इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी कि ये लड़की की पर्सनैलिटी के ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जितनी ज्यादा लड़की इंडिपेंडेंट हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर कम हो जाती है कि जी ठीक है, मैं खुद कमाती हूँ, मैं व्हाई डू आई हैव टू एडजस्ट एट एनी पॉइंट, ठीक है। एडजस्टमेंट्स जो हैं दे आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, और वो वक्त के साथ साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे किसी ना किसी फैसले में आपको वन वे और दी अदर करनी पड़ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आई माई सेल्फ, आई एम अ वर्किंग वुमेन, आई एम मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अब अगर ये कहूँ कि जी आई एम अप टू फॉर नो एडजस्टमेंट्स, तो फिर मेरा काम करना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए इन द लॉन्ग रन चीजों को लेके चलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि सारा जो ब्लेम गेम है ना, उसको भी बैलेंस आउट करने की जरूरत है। मैं चाह रही थी कि आप थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फैमिलीज की अगर यहाँ पे बात करें, डॉक्टर मेरीन, जैसे रिश्ता अगर फॉर्मल प्रपोजल, अरेंज प्रपोजल आया है, तो उसमें हमारे यहाँ गुफ्तगू कुछ ऐसे चलती है कि अगर पता भी हो कि बच्ची क्वालिफाइड है, किसी अच्छे प्रोफेशन से, किसी अच्छे इदारे से मुंसलिक है, तो उससे पूछा जाता है कि बेटा आपका शादी के बाद काम करने का इरादा है या नहीं। इसका सही जवाब क्या होता है? देखिए, हाँ भी फंसती है और ना पे भी फंसती हाँ है। भी फंस जाती है, बिल्कुल सही बात है। जब पेरेंट्स जो है अपनी बच्चियों को तालीम दिलवा रहे होते हैं या उनको कुछ कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका ये होता है कि खुदा न ख्वास्ता अगर कोई अच्छे हालात हैं, बुरे हालात हैं, तो बच्ची इंडिपेंडेंट होकर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है। मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स अगर बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, अगर एक क्वालिफाइड बच्ची है और उसका जो है वो रिश्ता आया है और भाई उससे कहा जा रहा है कि भाई आपने शादी करनी है, तो मैं समझती हूँ कि उसमें ये कहना कि हम फौरन कहें नहीं मैं तो जॉब करूंगी, एक लड़की अगर ये कहती है, तो ये भी होता है कि एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगी कि फ्लेक्सिबल आंसर ज्यादा मुनासिब रहता है कि अगर फॉर एग्जांपल जिस पार्टनर के साथ उसकी शादी हो रही है, उसके ऊपर अगर कोई बुरे वक्त आया है, बुरे हालात आ रहे हैं, या कोई ऐसी मजबूरी है जिसके तहत वो नहीं कमा सकता है, तो उस वक्त हमारी बच्ची जरूर साथ देगी। अदरवाइज मैं कहूंगी कि अगर नीडेड नहीं है, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्ची ने, जैसे अगर डॉक्टरी के शोबे में हम बात करते हैं, और पाकिस्तान का अलमिया ये है कि 80% खवातीन जो डॉक्टर्स बन के पास होती हैं, फिर वो वॉट एवर रीजन उनको रिश्ता तो बड़ा अच्छा मिल जाता है, और अल्लाह ना करे कि किसी पे कोई फाइनेंशियल इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, बट दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स। तो क्या आपको नहीं लगता कि समाजी रवैयों में तब्दीली आनी चाहिए? बिल्कुल आती है। देखिए, मैं ये समझती हूँ, मैं भी पर्सनली, कि अगर कोई पर्सन पढ़ा है, जरूरी नहीं है कि उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, वो एक्टिव रहने के लिए भी ये कर सकता है अपने करियर को, कि वो बिल्कुल जो उसने पढ़ा है वो बिल्कुल जाया ना हो जाए, उसकी अपडेट रहने के लिए भी उसको जॉब करना, मैं समझती हूँ कि ज्यादा नहीं। दानिश, क्या ये पॉसिबल है कि एक वर्किंग वुमन, क्योंकि कहा तो ये जाता है, मुझे खौफ उन लोगों से ज्यादा आता है जो बच्ची को ये कह के ब्याह के ले जाते हैं कि जी हमें कोई मसला नहीं है इसके काम करने से, इसके प्रोफेशनली एक्टिव होने से, लेकिन फिर उनकी कहीं ना कहीं शायद एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो अर्निंग्स हैं उस पे भी हक हमारा है, वो हमारे घर में कंट्रीब्यूट होंगी। अगर वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है, सेविंग करना चाहती है, तो ये उसको इजाजत नहीं होती। ये बहुत बड़ा अलमिया इसलिए क्योंकि हम फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, हैरत होती है, दिल टूटता है ये जानकर कि वो लड़कियां जो बजाहिर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नजर आ रही हैं, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इंस्लेव्ड है, वो चाहकर भी फिर अपनी नौकरी शादी के बाद भी छोड़ नहीं सकती। इनके लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करता है कोई कानून हमें? जी बिल्कुल, कानून प्रोवाइड करता है। बात सारी ये है कि जो फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मर्द की है। सही। हमारा कानून भी इस चीज को जो है सर्टेन करता है। आपके जितने बच्चे होते हैं सबकी जो कफालत है, इवन अगर शादी रहती है या नहीं रहती, वो भी फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें उसकी एजुकेशन, उनकी इवन ग्रोसरी तक भी फादर को ही करनी है, सारी चीजें। और दूसरी बात ये कि मेरा इसमें यह पर्सपेक्टिव है कि आप अपनी जब बेटियों की शादी करें तो अपने जो आपके दामाद होते हैं उनको ये बात बिल्कुल क्लियर कर दें कि जी मेरी बेटी अगर
जॉब करेगी तो वो उसके लिए होगा, वो आपका घर चलाने के लिए नहीं होगा। बिल्कुल जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ मर्द की है। सही। अच्छा, इसी बात को रुखसार, अगर इंट्रैप्ट हो जाती हैं खवातीन, उनका कोई भी अपनी तरफ से अस्यूम्ड वीकनेस है, ये वीकनेस नहीं है, इसको बड़ा केयरफुली कहने की जरूरत है कि जी उनकी दूसरी शादी है या पहली मंगनी टूटी थी, वो वर्किंग वुमन है, वो अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसी शादी में फंस जाए जहां हस्बैंड फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ के घर में बैठा हुआ है और उन्हीं की जिम्मेदारी बन गई है, ऐसी खवातीन को आप मशवरा क्या देंगी? देखिए, मेरा मशवरा यही है कि अगर तो आपको ये लग रहा है कि थोड़ा बहुत बर्दाश्त करने से और एफर्ट करने से इन द लॉन्ग रन सिचुएशन बेहतर होती हुई नजर आती है जी, ठीक है, तो चीज़ों को उस तरह से लेकर चलें। कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, हर बंदे की एक जजमेंट कॉल होती है, गट फीलिंग होती है कि जी मैं अगर इफ आई कीप ऑन डूइंग इट, ठीक है, तो सूनर और लेटर और इन द लॉन्ग रन थिंग्स विल चेंज। Yes. ठीक है, आपको उस बंदे के अंदर अगर कोई स्पार्क नजर नहीं आता, उस बंदे के अंदर किसी किस्म की, आपका जो पार्टनर है उसके अंदर किसी किस्म की कोई मोटिवेशन नजर नहीं आती, ठीक है, और आपको एक कंप्लीट डिपेंडेंसी नजर आ रही है उस बंदे की आपके ऊपर जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि उसने आपको एक्सेप्ट ही इसलिए किया है कि आप ऑलरेडी दूसरी शादी कर रही हैं और वो बंदा किसी काबिल नहीं है, उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, उसने शादी आपसे इसलिए की है, ही हैज ओनली गिवन यू अ चांस कि उसकी जिंदगी आसान हो जाए। तो प्लीज अपनी जिंदगी बद से बदतर मत बनाए, ठीक है, एंड गेट आउट ऑफ द सिचुएशन एज सून एज पॉसिबल, इससे पहले कि सिचुएशन इतनी मिजरेबल हो जाए कि आपको एक्सप्लेन करते हुए भी जो है ना वो प्रॉब्लम हो रही हो। हाँ, यानी अगर आप शादी फॉर द सेक, यानी रुखसार आपकी बात को अगर मैं ऐसे समझूं कि खवातीन को, बच्चियों को शादी फॉर द सेक ऑफ शादी नहीं करनी चाहिए। हर इंसान जो शादी करे वो इस उम्मीद के साथ करे कि जिंदगी में एक कंपेनियन आएगा, जिंदगी बेहतर होगी। सिर्फ एक लेबल लगा लेना, ठप्पा लगा लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं। और दूसरी चीज ये है कि देखिए दोनों बंदे, बोथ ऑफ द पार्टनर्स दे आर सपोज्ड टू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल ना। एब्सोल्युटली, ठीक है, अगर आप औरत से एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीइंग अ गुड मदर, एक मदरहुड, एक अच्छी क्वालिटी मदरहुड आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप अपने मेल पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक अच्छा फादरहुड, एब्सोल्युटली, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड। थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग इन सो मच एफर्ट एंड एलैबोरेशन इनटू दिस। और डॉक्टर महरीन, एडवोकेट दानिश, आप लोगों की भी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। पावर प्ले बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करता है, जिंदगी भी कभी एक जैसी नहीं रहती, लेकिन सबसे ज्यादा अहम है कि जिन रिश्तों को आप अपने इमोशन से सेंच रहे हैं, इतनी एफर्ट उसमें डाल रहे हैं, वो आपको रिटर्न में भी कुछ दें। जब ये गिव एंड टेक बैलेंस नहीं होता, जब ये रिसीविंग एंड गिविंग बैलेंस नहीं होती, तो रिलेशनशिप्स बोझ बन जाते हैं एंड नोबडी डिजर्व्स टू बी कैरिंग दैट बर्डन। तो अल्लाह ताला हम सबको ये सलाहियत दे कि हम अपनी जिंदगी में भी और दूसरों की जिंदगियों में आसानी लेकर आएं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।